हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी का हिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा हमारा जायसी। जायसी का वास्तविक नाम देखें तो मलिक मोहम्मद था तथा अवध में स्थित जायस नामक ग्राम में उत्पन्न 1993 में होने के कारण जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी मृत्यु जो है 1542 के लगभग हुई। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन है ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? तो ताजुके जहांगीरी स्वयं जहांगीर द्वारा लिखी गई थी, आत्मकथा थी ये। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर शासन के 17वें, जब वो सिंहासन पर बैठा उस 17वें वर्ष तक का बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसने लिखने का उत्तरदायित्व तो अपने बख्शी मुताबिद खां को सौंप दिया था। पहले तो उसने लिखा कब तक? 17वें वर्ष के। फिर उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर बख्शी मुताबिद खां को सौंप देता है, और जिसने उसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष क्या किया था? पूरा किया था। अगला है बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये गुजरात विजय थी। व्याख्या देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंचा चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है, मतलब पहले यहाँ पे इस तरह से सीढ़ियाँ हैं और फिर यहाँ पर एक मैदान है और यहाँ पर क्या है? बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? 43 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा जमीन से 76 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। 1601 में असीरगढ़ विजय के बाद इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो ये किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक निरंकुश शासक था। वह पूर्णतया निरंकुशता में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में सफल हुआ। उसने शरीयत के संबंध में काजी मुगीस से कहा था कि मौलाना मुगीस मुझे ज्ञान है और ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है। तब भी मुसलमान पैदा हुआ हो और मेरे पूर्वज पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। इन विद्रोहों को रोकने के लिए इसमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी प्रजा को ऐसा आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के लिए अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि शरअ इसकी आज्ञा प्रदान करता है या नहीं। अगला है मनसब क्या था? तो मनसबदार एक ओहदा था, पद था। यानी कि मनसब शब्द का अर्थ देखें तो श्रेणी या पद है, तो मतलब यहाँ पर जो ओहदा है वो पद से ही रिलेटेड है। तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से है जिसे शाही सेना में पद तथा श्रेणी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से? तो मेरठ से ही शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लेफ्टिनेंट बी लोबी ने, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजय हुआ। शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में और इसने 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 में किसने करवाया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट? तो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य श्री
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस एक्ट के नियम 15 में विधवा विवाह को मौन वैध मान लिया गया। अगला है उत्तरचरितमानस के लेखक कौन है? तो उत्तरचरितमानस भवभूति हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भवभूति का आविर्भाव 700 ईस्वी के लगभग हुआ। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में निवास करते थे। भवभूति ने 3 नाटक मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरचरितमानस लिखे हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो नाटक है उत्तर रामचरित है। तो आंसर हमारा भवभूति यहाँ पर होगा। अब सूची 1 और 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा महाभाष। तो महाभाष पतंजलि का महाभाष, चाणक्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी का हो पाणिनि की अष्टाध्यायी और कुमार संभव का यानी कालिदास द्वारा ही कुमार संभव लिखा गया। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा कन्नौज। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। कन्नौज नामक स्थान प्राचीन भारत का एक अति प्रसिद्ध नगर था। इसका एक नाम महोदय भी मिलता है। कन्नौज की महत्ता 7वीं शताब्दी में बढ़ी। इससे पहले ये मौखरी वंश की राजधानी थी तथा फिर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इस समय से कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया तथा यह महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। अगला है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था? तो वल्लभाचार्य जो है कृष्ण भक्ति हो जाएगी। कृष्ण भक्ति के वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1479 ईस्वी को हुआ था। जब यह केवल 13 वर्ष के थे तभी उन्होंने वेद पुराण तथा धर्म शास्त्रों आदि का ज्ञान अर्जित कर लिया था। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्गी दर्शन रखा था। उन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गाकर अपने पुष्टि का प्रमुख उद्देश्य जो है स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकड निकेटर का ये राजदूत था और इसके पूर्व आर्कोशिया के क्षत्रप के मतलब मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से पहले वो कहाँ था? तो शिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का यूनानी राजदूत रह सका। संभवतः वो है क्या है 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच किसी समय पाटलिपुत्र में उपस्थित हुआ था। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। तो 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच ये भारत में रहे और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक अपनी लिखी है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग का करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले पुर्तगाली थे और इसके जो सबसे पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा आया था। कालीकट में पहुंचा था 1498 में और पुर्तगाल के शासक का इन्होंने प्रतिनिधित्व शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का जो संस्थापक है वो हो जाएंगे राजा सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई जय सिंह था। इसने सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखसियर ने दी थी। और जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक था, परंतु इसे अधिक विज्ञान प्रेमी था। उसने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना की थी।
जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेधशालाएं भी बनवाई थी। तो यहाँ याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि फर्रुखसियर ने जो है सवाई, यहाँ पर नाम लगा सवाई जयसिंह, तो सवाई की उपाधि दी थी फर्रुखसियर ने। और कहाँ कहाँ बनवाई थी उसने वेधशालाएं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। अगला क्वेश्चन है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मुगल। मुगल शब्द जो है लैटिन शब्द मुग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपने माँ के वंश से मानने पर जोर दिया है, इसलिए इनके द्वारा स्थापित वंश जो है मुगल कहलाए। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो 7 रथों वाले मंदिर जो हैं वो पल्लवों ने बनवाए। मामल शैली की महत्वपूर्ण रचना रथ अथवा एकाश मंदिर है, जो महाबलीपुरम में बनाए गए। पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृत चट्टानों को काट कर जिन एकाश पूजा गृहों की रचना की थी, उन्हीं को रथ कहा। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन के समय प्रारंभ हुई। इसका जो प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी यानी ग्राम देवी रथ और वलय कुहे रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा तथा धर्मराज सबसे बड़ा है। इन ग्रंथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। इब्न बतूता शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया था। 1333 ईस्वी में उसने भारत में प्रवेश किया। वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिस पद पर वह 10 वर्ष तक शासन किया। इब्न बतूता ने अपने विदेशी यात्रा का विवरण जो है रहला नामक ग्रंथ में लिखा है। अगला क्वेश्चन है सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तो सयाना ने टीका लिखी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत में। समस्त दक्षिण भारत में अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत थी। सर्वसाधारण में स्थानीय तेलुगु, कन्नड़ एवं तमिल का प्रचार प्रसार था। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों विशेष रूप से बुक्का प्रथम के समय वैदिक साहित्य संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में विशेष प्रगति हुई। इसके समय में माधवाचार्य, विद्यारण्य तथा उसके भाई सारण जैसे विद्वानों ने वैदिक ग्रंथों पर स्वतंत्र रूप से भाष्य यानी टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो सोलंकी राजाओं ने किया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य जो है शासक उत्साही निर्माता थे और इस काल में अनेक मंदिरों और धार्मिक स्मारक बनवाए थे। उनके ही शासन काल में आबू पर्वत पर कई मंदिर जो हैं प्राप्त होते हैं। यहाँ 2 संगमरमर के मंदिर हैं जिसे दिलवाड़ा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित सोमनाथ है। इस कौन सा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सोमनाथ नहीं है, बाकी बोध गया, नालंदा, सारनाथ ये सारे हैं। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। सोमनाथ का मंदिर शिव का मंदिर है। यह मंदिर जो है काठियावाड़ गुजरात समुद्र तट पर बना हुआ है और शिव मंदिर उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित मंदिर था। इसी मंदिर पर 24 से 25 में क्या है महमूद गजनवी ने आक्रमण कर लूटा था। आगे है तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? तो 40 तुर्कों का समूह था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुर्कान ए चहलगानी था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 सरदारों का गुट। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो हड़प्पा संस्कृति का उदय जो है उत्तर पश्चिम में होता है।
अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। प्रथम युद्ध तो हुआ था हमारा बाबर और इब्राहिम, और द्वितीय जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो 1556 में हुआ था, और 5 नवंबर 1556 में, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर। और तृतीय अगर पूछा जाए तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसमें सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुए, तो इसमें मराठे जो है बुरी तरह हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी। तो आंसर हमारा होगा 6 फरवरी 1931 को। 6 फरवरी 1931 को स्थानांतरित की गई थी। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक तक कालिदास हैं। कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। भारतीय आलोचकों के मतानुसार काव्यों में नाटक सुंदर होता है, तथा नाटकों में शाकुंतला है सुंदर। काव्येषु नाटक तत्र रम्या शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतला में कुल 7 अंक है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कर्ण ऋषि की पालिता कन्या शाकुंतला के मिलन वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता एवं कथनीयता के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की थी, और इसका जो कार्यकाल है 319 से लेकर 350 तक। प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली थी। इसमें महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो है गुप्तों तथा लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। तो 16 संस्कार हैं हमारे, उसमें उपनयन संस्कार कौन से उसमें आता है। तो 11वें उसमें आते हैं, 11वां। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं पूरे 16 संस्कार किस प्रकार। तो सबसे पहले गर्भाधान, फिर आता है पुंसवन, फिर आता है सीमांतोन्नयन, फिर आता है जातकर्म, फिर आता है 5वें पे नामकरण, निष्कर्मण, फिर आता है अन्नप्रशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सीमावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के समय सिख राजनीतिक जो है बहादुर शाह के मात्र पुत्र थे। गोविंद सिंह तेग और बिहार के पटना में 1666 में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। हालांकि सैनिकवाद की भावना सिखों में गुरु अर्जुन के समय से भी प्रारंभ हो गई थी। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे। तो यहाँ पर शाइस्ता खां यहाँ पर नाम आ जाएगा। असम चटगांव जो है इस पर विजय प्राप्त करने वाले शाइस्ता खां हैं। शाह गुजा के अव्यवस्थित शासन उत्तराधिकारी के कारण असम एवं कूच बिहार के शासकों को मुगलों के अधीन खड़े होने का साहस हुआ। 1661 तक मुगलों का जो ध्यान है वहाँ नहीं जाता है। जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठता है तब मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असमियों पर आक्रमण करने के लिए आदेश भी दिया था। नवंबर 1661 में मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को जीत लिया और असम के पूर्वी एवं मध्य भाग पर अधिकार कर लिया। 1662
2 में गुड़गांव के राजा को परास्त कर उसकी राजधानी को जीत लिया तथा इस प्रकार मुगलों की सत्ता को असम में स्थापित कर दिया। 10 अप्रैल 1663 को बीमारी के कारण क्या है, मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मीर जुमला सही आंसर होगा, ना कि शास्ता खान। मीर जुमला यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखते हैं, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्जा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के समय में, बहादुर शाह द्वितीय। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो हैं वो भी एक शायर थे और उनके जो गुरु थे वो मिर्जा गालिब ही थे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। थर्ड ऑप्शन सही है। दिसंबर 1925 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस के बैठकों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। अगला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो 4 सदस्य थे, जिसमें से बताना है कि कौन नहीं। तो क्रॉसिंग जो है वो नहीं थे, बाकी मानसन, केवरिंग और बारवेल ये तीनों थे। व्याख्या देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 परिषद जो है नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत के निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में अपना एक निर्णायक मत का ही प्रयोग कर सकता था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा पार्षद उनकी जो थी 4 सदस्यों की, जिसमें था फिलिप क्लेवरी, मानसन और बारवेल। अगला है किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अल बरूनी। किताबुल हिंद का लेखक जो है अल बरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में यानी खीवा के इलाके में हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बरूनी प्रथम मुसलमान था। अगला है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? तो आंसर रोमा रोला ने दी थी। सूची 1 और 2 से यहाँ पर हमें जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड हो जाएंगी। तो यहाँ आंसर जो देखते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास जो है बसंती देवी, लाला लाजपत राय जो है राधा देवी, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो स्वरूप रानी। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या भी इसी प्रकार से है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान पर, झोपड़ी में, कंदरा में, तो सभी में रहता था ये। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। यह प्राचीन भारत का सर्वप्रमुख नगर था। पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजधानी सर्वप्रथम हर्यक वंशीय शासक उदयन ने बनाई। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो गुप्त शासक में देवगुप्त जो है वो यहाँ पर नहीं था। आगे देखते हैं, अश्वघोष का संबंध था। अश्वघोष का संबंध किससे था? तो कुषाण से था। कुषाण शासक जो है कनिष्क शासनकाल साहित्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। यह विधा का उदार संरक्षण तथा इसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष नाम जो सर्व प्रमुख था। वे कनिष्क के राजकवि थे। तो अश्वघोष जो है कुषाण के दरबार में था। इनकी जो रचना है वो है बुद्धचरित, सरिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। रामायण लिखी थी किसने? तो वाल्मीकि ने।
रामायण हिंदू धर्म का महाकाव्य है। इसके रचयिता वाल्मीकि है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं, व्यापार। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। वह इंद्र की भवनागा नामक चालुक्य राजकन्या से उत्पन्न पुत्र था। इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी उनके समय 2 लेखों दशावतार तथा समन्वगढ़ का लेख से भी जानकारी मिलती है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधा नगर नामक एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की उम्र में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। अगला क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1566 ईस्वी में हुआ था और लुम्बिनी वन में, आधुनिक जो है रुमनदेई नामक वन में। इनके पिता जो है शत्रुघ्न कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलियगढ़ की राजकीय कन्या थी। उनके बचपन का नाम गौतम के सिद्धार्थ था। अगला है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, अभी हमने ऊपर देखा था जब अश्वघोष कनिष्क के दरबार में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमने देखा था कि उसके लेखक मतलब उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दें, संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम महान कवि नाटककार अश्वघोष का है। ये सर्वस्त्यवादी संप्रदाय के विचारक थे तथा कुषाण सम्राट कनिष्क की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। अश्वघोष की 3 रचनाएं हैं, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र। फिर से देखते हैं, बुद्धचरित हो गया, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस धातु का ज्ञान था? तो तांबा का था। ज्ञान नहीं था तो लोहे का नहीं था, सोना, चांदी, तांबा इन सभी का था। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार का संन्यास ले लिया था? तो आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने अंतिम, जब उस समय क्या है, उनके शासन में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था तो उन्होंने क्या किया, संलेखना विधि द्वारा अपनी जो है अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक समान कुल में उत्पन्न होने के कारण योग्यता के बल पर उन्होंने सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंच गए और फिर देश में पहली बार एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की और वह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि आगे चलकर पीढ़ियों के लिए आदर्श स्वरूप बन गई। जैन परंपरा के अनुसार उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन हो गए और जैन संत भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर लिए और कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला में गए थे। आगे निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमिलित नहीं है? तो ये जो सुमिलित नहीं है वो इलाहाबाद वाला है। इलाहाबाद में जो है कानपुर का नाना साहब, झांसी का लक्ष्मीबाई, ग्वालियर का तात्या टोपे और इलाहाबाद का है कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह का कुंवर सिंह ने तो बिहार में किया था। तो इस हिसाब से हमारा ये 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किए। युद्ध के समय पर सैनिकों को अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेजे। इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, मतलब हुलिया मतलब सैनिक कैसे देखने में लगता है, मोटा है, पतला है, कहीं कोई निशान है तो उसका भी हुलिया लिखने की प्रथा थी। और घोड़ों को तो दाग दिया जाता था जिससे पहचान हो जाती थी कि इसका घोड़ा जो है ये है और जो है ये मतलब हमारे काम आने वाला है। तो इस हिसाब से ये घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी
ताकि जो है सैनिक उसकी बहुत मजबूती पता चले कि सैनिक आ रहा है, कोई बेकार सा घोड़ा लेके आया, तो इस वजह से क्या है घोड़े की भी पहचान हो जाती थी और सैनिक की भी। तो हुलिया लिखा जाता था और घोड़े को दागा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी जो है बापाती थी। ईसा की छठी शताब्दी के मध्य से लेके 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष जो है स्थल बादामी या बापाती होने के कारण उसे बापाती अथवा बापाती का चालुक्य कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन आखिरी थे। कांची के पल्लव वंश का अंतिम महत्व शासक था और लगभग गंग नरेश पृथ्वीपति चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता से पांड्यवंशी शासक वर्णगुण द्वितीय को भी पूरम्बम के युद्ध में पराजित किया। 903 ईस्वी में लगभग उनके मित्र जो है चोल नरेश आदित्य प्रथम ने उनकी जो है हत्या कर दी और चोल मंडलम का स्वामी बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर 1813 में समाप्त किया गया था। अगर पूर्णता या पूछता तो हमारा आंसर होगा 1833, पर यहाँ पर समाप्त करने की बात की गई है तो 1813 है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही है कि उसका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, परंतु कंपनी का चीन के साथ तथा अफीम व्यापार का अधिकार बना रहा, जिसे 1833 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है तो यहाँ पर कौन सा? तो अकबर के समय जो है मनुची, यही जो है वो सही है। आगे देखते हैं, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में जो है यवनों का जो धर्म है वो यहाँ पर ये गलत है। पौराणिक धर्म जो है वो यहाँ पर सही है। गुप्त काल में जो है पौराणिक धर्म सबसे फेमस होता है। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 में करजन के समय हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और जो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, जोधाबाई का महल अकबर द्वारा सीकरी में निर्मित भवनों में सबसे बड़ा है। यह एक आयताकार भवन है। इसकी लंबाई 320 फीट और चौड़ाई 215 फीट तथा दीवारों की ऊंचाई 32 फीट है। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था? तो नालंदा को दिया था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र नालंदा था। नालंदा जो है बिहार के पटना जिले राजगृह से 8 मील दूरी पर स्थित आधुनिक बड़गांव नामक स्थान के पास स्थित है। इस बिहार की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पे था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय जिसका खर्च चलाने के लिए प्रदान किया था तथा वहाँ पर 100 फीट ऊंची पीतल का एक विहार भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल हो जाएंगे सही आंसर। अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल विद्वान था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के अकबर के इतिहास को दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।